हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना वैसे तो होती नहीं है, पर इसमें टाइडल वॉल्यूम नाम का आपने कभी नाम सुना होगा। जस्ट अ सेकेंड, चल रहा है। टाइडल वॉल्यूम का नाम आपने सुना होगा, तो टाइडल वॉल्यूम का ही क्वेश्चन इसमें से बनता है। बाकी कुछ इसमें से स्पेशल कुछ आपको दिखेगा नहीं। तो भी हम देखते हैं सबसे पहले क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट आपके ये काय की बात कर रहा हूँ मैं, एनिमल किंगडम जो हमने पढ़ा था, किंगडम के फाइलम की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? फाइलम की बात कर रहा हूँ। तो उस फाइलम में स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट्स फ्लैटफॉर्म्स, ये सभी ये स्पॉन्जेस किसका टाइप है? स्पॉन्जेस किसका टाइप है? तो आप बोलोगे स्पॉन्जेस जो है वो है आपके स्पॉन्जेस जो है वो है आपके पॉरीफेरा का टाइप है। सिलेंट्रेट्स और प्लेटफॉर्म्स अलग है हम। तो उनमें सभी में क्या होता है? गैशियस और डिफ्यूजन होता है। ठीक है। अर्थ फॉर्म में क्यूटिकल्स के थ्रू होता है, और इंसेक्ट में ट्यूब फॉर्म्स के थ्रू होता है। गिल्स में आपके जो गिल्स है वो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के मेंबर्स में होता है। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि एम्फीबिया में स्किल्स के थ्रू होता है। एम्फीबिया इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं तो पर आपको जो वहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसको एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी। क्योंकि एम्फीबिया जो है ना, एम्फीबिया के मेंबर्स जो है ना, आपने पढ़ा होगा कि ब्रायोफाइट्स, मैं आपको लिंक करा रहा हूँ। तो ब्रायोफाइट्स में हमने एक बात पढ़ी थी कि ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि ये तो टेरेस्ट्रियल लेवल पे भी रह सकते हैं, मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं। और प्लांट्स, ये वाले ब्रायोफाइट्स जो टाइप के प्लांट किंगडम के जो मेंबर्स थे, वो आपके टेरेस्ट्रियल में मतलब लैंड पर और वाटर दोनों में सर्वाइव करने वाले इनमें फीचर्स थे। तो एम्फीबियंस भी वही है, वो लैंड पे भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्रॉग रिप्रोडक्शन क्या करता है? आपने ज़्यादा देखा होगा, फ्रॉग रिप्रोडक्शन बाय द वाटर के थ्रू करता है ना। वाटर के अंदर अपने मेल अपने स्पर्म छोड़ता है, फीमेल अपने एग छोड़ती है, एंड देन वहाँ पे दोनों का लिंक होता है, और देन आपको फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो एम्फीबियन का ध्यान रखिएगा कि स्किन के थ्रू होता है एम्फीबियन में। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एम्फीबिया का है। उसके अलावा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का का आपको याद रख सकते हैं। गिल्स, गिल्स किसमें मिल रहे हैं? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। इसके अलावा अगर मैं फिशेस की बात करूँ, फिशेस पीसीज इसको हम कहते हैं ना, पीसीज, पीसीज में भी गिल्स मिलते हैं। ठीक है। अभी हम बात करते हैं गैशियस एक्सचेंज प्रोसेस की। गैशियस एक्सचेंज प्रोसेस में जो कॉर्नर में रेड कलर में लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप पढ़ो नहीं पढ़ो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गैशियस इंपॉर्टेंट कैसे? क्योंकि आपको इस सबको पूरा प्रोसेस याद रहेगा। कैसे? नेजल से फेरिंग्स में जा रहा है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जा रहा है, लैरिंग्स से ट्रैकिया में जा रहा है, ट्रैकिया से ब्रोंकिया, ब्रोंकिया से लंग्स में। यहाँ से आपका कहाँ से जा रहा है? पेन दिख नहीं रहा, अच्छा ये रहा, ऊपर रह गया जी। तो यहाँ से नेसल से आपके कहाँ जा रहा है? आपके फेरिंग्स में जा रहा है, फेरिंग्स से जा रहा है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आपके किस में जा रहा है? आपके ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंकाई में, है ना। एंड देन आपके ऑव्यूल से जो स्ट्रक्चर है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये वाली, ये इसमें जा रहा है। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो आता है, ये तो देखो, अब जब सांस लोगे तो एक्सपेंड होता है, और जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो क्या होता है? एक्सपेल फ्रॉम लंग्स, एयर एक्सपेल फ्रॉम लंग्स। तो क्या होगा? तो यही होगा कि एयर बाहर निकलते ही आपके जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं अंदर की तरफ। ये देखो अंदर की तरफ जाने लग जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है? रिब्स है। एंड देन अगर जब आप सांस अंदर लोगे तो ये फैल जाएंगे। बस इतना सा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, वैसे डायग्राम मैंने आपको दिखाया। इसमें से आपकी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझते हैं क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? जब आप एक लंबी सांस लीजिए, अंदर सांस अंदर ली एंड देन छोड़ दी। ये क्या आपने फोर्सफुली अगर आपने नहीं ली, सिंपली आपने लिए, है ना, तो वो क्या टाइडल वॉल्यूम है। मतलब आपने नॉर्मली सांस ली है, नॉर्मली सांस लिया आपने, एंड नॉर्मली सांस लेने के बाद जो आपकी एयर अंदर आई वो कितने 6000 से 8000 ml अंदर आई है। बट अगर आप फोर्सिबली क्या कर रहे हो? इंस्पायर कर रहे हो, मतलब आप अंदर सांस ले रहे हो, तो क्या होगा? 2500 3000 एक्स्ट्रा सांस सकती है। देखो कितनी सांस अंदर आएगी, 6000 से 8000 तो आ ही रही है, प्लस साथ में
ये 2500 एक्स्ट्रा सांस आप अंदर और खींच सकते हो एक्स्ट्रा, है ना, ठीक है। और जब आप बाहर निकलने के बाद होते हो, देखो ऐसे वजह नहीं मेरी सांस लेने की, तो जब आप पूरी सांस बाहर छोड़ रहे हो, पूरी फुल्ली एक्स, मतलब आपने सोचा कि इतनी छोड़ दी, उसके बाद फिर और वो एक्स्ट्रा जो सांस छोड़ रहे हो ना, वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब आप कितनी पर्सन जो है ना एक्सपायर कर सकता है एक्स्ट्रा फोर्सिबली, ये चीज़ यहाँ पर है। इसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम कितने अंदर आपकी सांस रह पा रही है, रिमेनिंग लंग्स में कितनी रह रही है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल इंस्पायर कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल एक्सपायर कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या था, तो टोटल कैपेसिटी याद होनी चाहिए। टोटल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन लंग्स, आप जितने लंग्स में ले रहे हो एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, जितनी कितनी मतलब एयर आपके अंदर भर सकती है पूरी पूरी फोर्सफुली। आप जब आप इंस्पिरेशन करो, मतलब सांस ले रहे हो बहुत ज़्यादा जोश से अंदर, मतलब इतनी, एक तो आप लेते हो, एक आप ले रहे हो, पूरी जो सांस जा रही है ना अंदर, वो आपकी होती है। जैसे होता है ना, आप आर्मी में जाते हो तो आप सीना चौड़ा करने की बोलते हो, आप क्या करते हो, सांस लेते हो, फिर आप अपना छाती फुलाते हो ना, तो उसमें होता क्या है, उसमें आप टोटल कैपेसिटी दिखा रहे हो कि आपके लंग्स की टोटल कैपेसिटी क्या है। तो वो आपको हेल्दी पर्सन के लिए भी वेरी करती है, बट ये इसमें से टाइटल इंपॉर्टेंट था। एलोविलस क्या है, एलोविलस अभी आपको ये बनाया याद हो तो मैंने भी बनाया था, बनाया नहीं तो डायग्राम में दिखाया था कि इस तरह से हम देख रहे थे कि ट्रैक कैसे आ रही है। कलर चेंज करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऐसा समझ नहीं आएगा। तो जब अंदर आ रही है एयर, तो एयर अंदर आते आते क्या होता है, यहाँ होता है ये है कि वो क्या है, क्या नाम है, ये अंदर आएगी ट्रैकिया के थ्रू, आपके काय में जा रही है, ब्रोंकाई के थ्रू, ब्रोंकिल्स के थ्रू कहाँ जाएगी, एल्वेओली में जाएगी। इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये लंग्स के अंदर का काम हो रहा है ना सर। तो ये एल्वेओली कैसे रहा है, देखो CO2, हाँ यहाँ है पे CO2 कैपिलरी से अंदर जा रही है एंड ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रही है, ठीक है। अब एल्वेओली क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेगा इसको, ये काम हो रहा है, ठीक है। एंड देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो CO2 जो इसमें कंज्यूम हुई है वो बाहर निकल जाएगी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जा रही है, हार्ट में जा रही है। वेन क्या बोलते हैं, ऑक्सीनेटेड जो होती है ना वो वाली, तो ये आपके पूरे बॉडी में घूम रही है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं था, एल्वेओली का मैंने फंक्शन बताया। एल्वेओली आपसे पूछ सकते हैं एल्वेओली होती कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है एल्वेओली आपके लंग से पाई जाती है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज किसके थ्रू होता है आपके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, तो आप बोलोगे लंग्स का काम तो क्या है, गैस जो आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना है ना, सिंपल सा काम। बट 97% जो है ना, अब जो आई गैस, उसका 97% RBC क्या करेगी, ब्लड में ट्रांसफर कर देगी ना, एंड देन 3% आपके प्लाज्मा डिजॉल्व होता है ना, उसके थ्रू होती है, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है, एंड बाकी हीमोग्लोबिन प्लस O2 से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनता है। बट एक कंडीशन होती है कि आप कभी कभार देखते हो कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड से लोग मर जाते हैं, कैसे मर रहे हैं, वहाँ पे हीमोग्लोबिन के संग वो जल्दी अटैच हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे आप अग्नि जला दिया आपने, तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का होता है CO2 में जब अटैच होते हैं तो आपको बनता है कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। ऐसी कंडीशन है इसमें लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाता है। और जब ऑक्सीजन अटैच हुई तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो रही है, ये कब हो रही है सर, ये कंडीशन कब आएगी, जब से आप कमरे में सो रही हो और कमरे में आपने आग जला दी, धुआं निकल रहा है, उसमें से निकल के रही CO2, और CO2 आपने इनहेल कर ली, मतलब आपने सांस ले ली, और सांस ले रहा आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपके क्या होगा, हीमोग्लोबिन के संग CO2 अटैच होती जाएगी, और क्या बनाएंगे, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बनने के बाद क्या होगा, आपका जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन तो सही सर्वाइव करेगा, लेकिन कार्बो अमीनोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में क्या होगा, आपकी लास्ट लिस्ट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जनरली क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के संग अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन, वैसे जनरली ऑक्सीजन के संग अटैच होना चाहिए। अब आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें आप अस्थमा और एम्फिसेमा पूछ सकता है। अस्थमा तो सबको पता है, अस्थमा सबको पता होता है, ये तो मुझे पता है। अस्थमा तो सबको पता है कि सांस की बीमारी, लेकिन एम्फिसेमा जो है, एलोवेरी वॉल्स आर डैमेज्ड। एलोवेरी वॉल्स कौन सी थी, वो वाली एलोवेलर वॉल्स, वो वाली,
वो है ना गुब्बारे से छोटी छोटी। वो वॉल्स आर डैमेज कॉज स्मोकिंग। एम्फिसेमा जो है आपको स्मोकिंग के कारण होता है। एम्फिसेमा याद कैसे रख सकते हो सर? अस्थमा और एम्फिसेमा दोनों में एम आ रहा है ना लास्ट टाइम। तो जो भी अमा वाली डिजीज आ रही है ना, अमा, अस्थमा, एम्फिसेमा, तो अमा अमा जो अमा अम्मा ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको सुनाई दे रही है ना, वो क्या है? वो सारी आपकी कौन सी डिजीज होती है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आते हैं। एम्फिसेमा में क्या हो रहा है? एल्वोलियर जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है। और ये हो क्यों रही है सर? स्मोकिंग के थ्रू। जो भी स्मोकिंग करता है प्लीज़ स्मोकिंग कम कर दे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ख़त्म कर दे, क्योंकि स्मोकिंग ख़त्म करना एकदम से पॉसिबल नहीं होता, कोई भी चीज़ एडिक्शन छोड़ना। बट आई थिंक आपको एक कोशिश करनी चाहिए। कोई तरीका होता है कि कोई भी चीज़ छोड़ने का। ऐसे होता है कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम स्टार्ट सिंपली करते हैं कैसे? हम स्टार्ट करने के पीछे एक रीज़न होता है कि यार ट्राई मारते हैं, चलो ट्राई मारते हैं। ट्राई मारते हैं आपका क्या होता है? आपको लगता है कि ठीक लग रही चीज़, तो ट्राई मारते मारते कब पता नहीं चलता वो एडिक्शन बन जाती है। और वो जो एडिक्शन है उसको छुड़वाना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्राई मारने से स्टार्ट होती है चीज़ें, सारी चीज़ें ट्राई मारने से स्टार्ट होती है। एंड देन एडिक्शन होने के बाद में फिर क्या होगा? आपका लाइफ जो है ना वो उसी के चारों तरफ घूमी रहेगी। अब आपको जैसे सिगरेट की तलब है, तो लेट मैं 100% कहता हूँ कि आपको ना जब आप फ्री बैठे हो ना, तो आपको लगता होगा यार कि मेरी लाइफ में ना सक्सेस के पीछे जो है ना ब्रेक लगा कर बैठा ना, वो मेरा स्मोकिंग है। तो जो आपकी कमी होती है ना, वो पता होती है, खुद को पता होती है। तो फिर आप क्या सकते हो सर? छोड़ने की कोशिश करोगे, छूटेगी नहीं ना। तो आप टारगेट लगाओ यार। टारगेट कैसे सर? कि अगर मैं एक दिन में अगर 1 सिगरेट पीता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस 1 डे की जो 1 सिगरेट है, अब जनरल लॉजिक लगाओ, तो उसको मैं ना एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस सिगरेट को अगर मैं एक दिन कंज्यूम करूँ तो अगले दिन छुट्टी बनाऊँ, अगले दिन नहीं पीऊँ। मुझे पता है कहने बहुत आसान है, लेकिन बहुत टफ हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि सिगरेट कंज्यूम करते हैं। वहीं अगर एक पर्सन है जो कि अगर 5 सिगरेट एक दिन में कंज्यूम कर रहा है, लिटरली आप ये कोशिश करिए कि आप 5 से आप अगले दिन मतलब धीरे धीरे आप 4 पर आ जाइए। पहले 4 पर आने की कोशिश कीजिए। बहुत स्मॉल प्रोसेस है, स्मॉल स्टेप सक्सेस की तरफ हमेशा चलता है, तो सक्सेस मिल जाएगी आपको। तो इसमें ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सबको जानकार है, समझदार है। एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, ये टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के थ्रू हो रही है रेस्पिरेशन, सिंपल सा लॉजिक। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो आप बोलते हैं एन एरोबिक। एन का नेगेटिव, एन हमेशा नेगेटिव सेंस होता है। और एरोबिक जहाँ पर आपकी ऑक्सीजन वगैरह का काम आ रहा है, किसने? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो आप बोलोगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? कि ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज बनने की कोशिश हो रही है ना, नहीं सॉरी, आपके ग्लूकोज से आपका क्या बनने वाले हैं? पायरुवेट बनेगा, तो टूटने की कोशिश चल रही है। ऐसे क्रैब साइकिल भी होती है। ये साइकिल जो होती है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल्स, इनमें खासियत पता है क्या है? जैसे क्रैब साइकिल को अगर आप पढ़ोगे, अल्फा कीटोक्लोरिक एसिड वगैरह बनेगा। एंड इनका मेजरली फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर थी ना, उसको तोड़कर बॉडी के लिए यूज़ बनने वाले स्ट्रक्चर को बनाना है। क्योंकि अगर मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस समझाने बैठा, डेफिनेटली समझ में तो आ जाएगी ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन वो चीज़ काम की नहीं, इतने पूछता नहीं ग्लाइकोलाइसिस से। अब बस ना को ग्लाइकोलाइसिस से ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होती है ना, उससे लास्ट में बनता क्या? पायरुवेट। पायरुवेट या फिर पायरुविक, इसी को बोलते हैं पायरुविक एसिड। टू टू बनते हैं, टू है ना, टू पायरुविक एसिड बनते हैं। सॉरी, क्रब साइकिल से इतना क्वेश्चन नहीं आता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, फाइनली लैक्टिक एसिड बन रहा है, और लैक्टिक एसिड बन किस तरह है? आपके ग्लूकोज से, C6H12O6। और यहाँ पर भी सब इनिशियल प्रोसेस में ग्लूकोज का ही रोल है, ग्लूकोज का ही रोल है। ग्लाइकोलाइसिस का भी जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से फिर एक्शन चीज़ें बन रही है। अब आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक, हर एक एग्जाम में पूछता है, तो बी फोकस, इस पर हम कहीं और आपका दिमाग में नहीं भटकना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्लड ग्रुप की देखो नॉलेज सबको होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी है। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प क्या?
कोई भी न्यूट्रिएंट भेजना हो भैया को, कोई भी न्यूट्रिएंट की सप्लाई पूरी बॉडी में करनी है। आपने अभी देखा ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है तो किसके थ्रू होगी? ब्लड के थ्रू। कैसे हो रही थी सर? ऑक्सीजन आरबीसी और प्लाज्मा के थ्रू हो रही थी। 98% तो आपके आरबीसी से कर रही थी, 2% कुछ आपके प्लाज्मा के थ्रू हो रही थी। तो वहाँ पे ब्लड का तो एक मेजर रोल है ना कि आपकी जो भी चीज़ हो रही है अगर आपकी पूरी बॉडी में पहुँचानी है तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सी बात है कि आप ब्लड के थ्रू ही पहुँचाओगे। जैसे कि हमारे प्लांट्स में क्या रहता है, प्लांट्स में ब्लड तो है नहीं, तो जाइलम और फ्लोएम एक टिश्यू है जो कि क्या करते हैं, खाने को पहुँचाता है, पूरे खाने के चारों तरफ पहुँचाता है। तो जैसे फ्लोएम है, फ्लोएम का काम क्या है? खाने को पहुँचाना। फ्लोएम, तो फ्लोएम को फ्लोएम फिलोएम, तो फ्लोएम से फूड, फूड याद कर लो, फूड है ना, फूड। और जाइलम तो सिंपल सा। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प के अंदर ब्लड का मेजर रोल होता है। लिम्फ आल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन, है ना। कलरलेस होती है। लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल होती है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फ का जो नाम होगा ना वो आप कहाँ पढ़ोगे? लिम्फोसाइट्स में पढ़ोगे। इसका काम क्या है? इम्यून सिस्टम के लिए हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है और इसमें क्या बोलते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना और इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करने का काम आती है। जैसे कोई बैक्टीरिया ने हमला कर दिया तो उस बैक्टीरिया को मारने के काम के लिए कौन करेगी? लिम्फोसाइट्स जाएगी। वाइट ब्लड सेल्स भी, हाँ वही। ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स प्लस प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड मटेरियल। तो फ्लूइड मैट्रिक्स, तो फ्लूइड जो सिंपल है उसमें प्लाज्मा इंपॉर्टेंट होता है प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। तो आपने याद हो प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी जब कोविड आया था, जब इसमें क्या होता है प्लाज्मा में है ना हमारी जो इम्यूनिटी सेल्स होती है ना वो प्रेजेंट होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे किसी इंसान को कुछ इन्फेक्ट करा कोई चीज़ ने, तो अगर उस इन्फेक्ट करे हुए इंसान के अंदर वो चीज़ है थी पहले कभी, तो हमारी जो बॉडी इम्यूनिटी है ना उसके अगेंस्ट, है ना, एंटीबॉडीज बनाती है। एंड देन वही क्या काम आता है आपके? वो काम आता है आपके जब किसी और इंसान में वही सेल्स डाल दोगे तो वो क्या करेगी? उस इंसान को भी क्योर करेगी उस डिजीज से। तो प्लाज्मा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। किसी भी तरह का एक ऐसा डायरेक्ट मेथड है जिसके अंदर हम सेल को ट्रांसफर करते हैं प्लाज्मा के फॉर्म में। प्लाज्मा है प्रेजेंट किसमें? ब्लड के अंदर। प्लाज्मा है क्या? पेल येलो कलर स्ट्रक्चर होती है। तो 92% आपके वाटर से, ब्लड में वाटर है ना, बट 5% प्रोटीन है। आपको पता नहीं, सॉरी, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पानी है और 5% प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा के अंदर 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। क्लोटिंग, फाइब्रोनोजन क्लोटिंग का काम आता है, ग्लोबुलिन्स डिफेंस का काम आता है और एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस का काम आता है। प्लाज्मा कब कहलाएगा? जब क्लोटिंग फैक्टर उसमें प्रेजेंट है। और सीरम कब होगा? जब विदाउट क्लोटिंग फैक्टर उसमें, जब क्लोटिंग फैक्टर नहीं। क्लोटिंग फैक्टर क्या थे? आपके प्लेटलेट्स, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन पहले इंपॉर्टेंट, तो फाइब्रोनोजन है क्लोटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट को बोलते हैं आरबीसी को बोलते हैं, है ना। हेमोग्लोबिन 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होती है। 120 दिन की लाइफ स्पेन होती है। बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, तो 120 दिन, 120 डेज। एंड बाई कॉनकेव शेप की होती है। बाई कॉनकेव शेप क्या होता है सर? ये वाला सर, ये वाला, ऐसे जो स्ट्रक्चर होती है ना वो बाई कॉनकेव होती है। तो बाई कॉनकेव आधी कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्प्लीन जो होता है ना ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होती है, मतलब आरबीसी जो है ना वो खत्म जाकर मरती कहाँ पर है? वो होती है स्प्लीन के अंदर। एरिथ्रोसाइट्स जो है ना आरबीसी को कहते हैं, है ना। एंड ग्रेवयार्ड को आरबीसी का कौन होता है? स्प्लीन होता है, ठीक है। ये मरती कहाँ पर है? मतलब खत्म हो जाएगी 120 दिन बाद, तो कहाँ जाएगी? स्प्लीन में जाएगी, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट्स की बात करता हूँ। ल्यूकोसाइट्स लैक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा? कलर नहीं होगा इसका, तो इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स टाइप्स होते हैं इसके। आगे बात करेंगे हम ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स की। तो ग्रेनुलोसाइट साइट्स जो होते हैं ना, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये इंपॉर्टेंट, इसको भी हम जस्ट स्लाइड में ही याद करेंगे। ये है क्या सर? तो समझिएगा, ग्रेनुलोसाइट्स जो होती है ना वो होती है न्यूट्रोफिल,
इज़ोनोफिल्स और बेसोफिल्स। क्या होगी? ग्रेनुलोसाइट्स क्या है? न्यूट्रोफिल टाइप्स हैं ये। आपके डब्ल्यूबीसी की दो टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स होती है न्यूट्रोफिल, एसोनोफिल्स, बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। फंक्शंस और अबंडेंस के बेसिस पे होता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे कौन सी टाइप की ग्रेनुलोसाइट्स से सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आप बोलोगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे कम पाई जाती है बेसिनोफिल। ठीक है। एंड इसके अलावा लिम्फोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, बट इन वाइट ब्लड सेल्स का भी किसका टाइप है? एग्रेनुलोसाइट्स का। एग्रेनुलोसाइट्स का। मोनोसाइट्स भी एग्रेनुलोसाइट्स का टाइप है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फाइगोसाइटिक सेल्स। फाइगोसाइटिक सेल्स होती कौन कौन सी होती हैं? फाइगोसाइटिक सेल्स है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, ये और ये। तो इनका फाइगोसाइट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या करती है? फाइगोसाइटिक ऐसी सेल्स होती है जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है ना। कोई भी जैसे बॉडी में आपका नियंत्रण हो तो उसके सेल्स को मारने का काम करने की कौन करेगी? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। बेसोफिल हिस्टामिन एंड हेपेरिन इसमें होता है। एंड इसिनोफाइल्स एलर्जिक रेजिस्टेंस। लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फ्स, टी लिम्फ्स। ठीक है, इम्यूनो सिस्टम के काम आते हैं लिम्फोसाइट्स। हमने अभी यहाँ पर देखा एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर में लिम्फोसाइट्स की बात कर रहा हूँ। तो बी लिम्स होती है और टी लिम्स होती है। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट्स होता है जो कि क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, कोगुलेशन एंड ब्लड क्लोटिंग में। प्लेटलेट्स का नाम जहाँ भी आ जाए थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इसको, और इसमें कहते हैं कोगुलेशन एंड ब्लड क्लोटिंग में क्या हेल्प होती है, मतलब मदद करती है। जैसे आपके कहीं कट लग जाएगा तो आपके क्या फाइब्रिनोजन प्रोटीन तो काम आएगा, फाइबर्स की स्ट्रक्चर बना देगा ऊपर, साथ में प्लेटलेट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे ना आपने कभी नाम सुना होगा कौन सा एक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? मेजरली ये क्या होता है? रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर अगर मैं आपको बताऊं तो डिसऑर्डर भी दो तरह के होते हैं। एक तो जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक है ना। तो नॉन जेनेटिक तो जो कहीं एक पेरेंट से दूसरे मतलब पेरेंट से ऑफिस में ट्रांसफर नहीं होते। जेनेटिक ऑर्डर होते हैं जो कि ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी बात इसमें जेनेटिक में भी एक बात ही होती है कि जेनेटिक में भी क्या होता है? जीन्स पर डिपेंड करता है। तो अगर वो रेसेसिव जीन पर रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इसमें संभावना बहुत कम है कि या तो मेल में हो या फीमेल में, जो भी ऑफिस में होने वाला उसमें संभावना बहुत कम है कि हो भी सकती है वो डिजीज पाएगी ही नहीं, पाई भी जा सकती है, तो कोई जरूरी नहीं है। पर अगर डोमिनेंट फेज में डोमिनेंट है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें पक्की पक्की वो पाई जाएगी। तो उस हिसाब से तो हीमोफीलिया जो है रेसेसिव डिजीज है जो कि कभी कभार मिल जाती है, तो इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की जो अपने है ना यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ की जो क्वीन विक्टोरिया उसके अंदर ये डिजीज पाई जाती है। रीज़न क्या है? सर आपके ब्लड जो है ना रुक नहीं पाता। अगर कट लग जाएगा तो ब्लड बहता ही जाएगा, कोई भी कितना ही कोशिश कर लो। फिर तो मतलब जैसे अपने होता है ना, अपने रुक जाता है, पर वहाँ ब्लड नहीं रुकता। और फीमेल्स में प्रॉब्लम आती है पीरियड्स की। तो ड्यूरिंग पीरियड्स अनलिमिटेड ब्लड जो है ना बॉडी से आउट होते हैं, तो उस टाइम भी क्या होगा? प्रॉब्लम है, तो वो डेथ जल्दी हो जाती है, इनकी संभावना ज़्यादा रहती है डेथ होने जल्दी होने की। हम जैसे जो अगर इसको तभी रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि इसका यार ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? आप को बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप ब्लड रोक रहे हो है ना, आप एक्सटर्नली चीज़ें में इंसर्ट कर दो फिर ब्लड रोक रहे हो, तो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो रॉयल डिजीज को कहा जाता है। एंटी क्लोटिंग एजेंट अब होता क्या है? जैसे ब्लड को है ना, ब्लड डोनेशन के दौरान क्वेश्चन पूछता है ब्लड डोनेशन के अंदर क्या करना है हमको। हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्लड है ना वो मतलब जमे नहीं है ना, थक के ना जमे ब्लड के अंदर। तो अब जैसे बाहर निकला बॉडी से और जम जाता है ब्लड, तो पर हमारा ब्लड जमे नहीं, तो इसमें दो चीज़ मिलाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लोटिंग एजेंट। एक तो होता है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट एंड ऑक्जेलेट, ध्यान रखिएगा। सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट और ऑक्जेलेट। ठीक है। अब आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने चीज़ें देखनी है वो ये है आरबीसीज,
में कौन सी एंटीबॉडी है और एंटीजन है ना। और RH अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव नेगेटिव RH एंटीजन के बेसिस पे होता है। अगर पॉजिटिव है तो RH एंटीजन उस ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है, और अगर नेगेटिव है तो RH एंटीजन एब्सेंट है। एंटीजन एंटीबॉडी का सारा काम है। एंटीजन जो होता है वो आपके RBC से प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर से हमको सब कुछ समझना है। AB एंटीजन और आरबीसी पे एंटीजन होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। तो AB जो है एंटीजन, इसमें जो जिस तरह का ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीजन वही पाया जाएगा। ऐसे मान लो जन क्या था, उसकी उसी का आदमी है, उसी का आदमी जन, और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट होगी चीज़, बॉडी अलग है, ऐसे मान लीजिए। तो AB है तो AB में तो एंटीजन तो प्रेजेंट होगा पर एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे A है तो A में एंटीजन A प्रेजेंट होगा, लेकिन उसका अपोजिट क्या है B, तो B प्रेजेंट होगा। यहाँ B है तो यहाँ पर एंटीजन तो B होगा लेकिन एंटीबॉडी A होगी। एंड O है तो एंटीजन तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक O का O में तो एंटीजन समाया नहीं जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी उसके अपोजिट AB होगी, ठीक है। और आप बोलोगे सर AB का अपोजिट तो O है, तो AB का अपोजिट अगर O है तो एंटीबॉडीज में तो O नहीं चाहिए यहाँ पे तो, बट भाई O में वो तरीके कोई एंटीबॉडी होती नहीं है, ठीक है। तो अब AB जो है ना, AB कैन गिव ब्लड टू AB और O। नहीं, ये जो AB है वो केवल ब्लड किसको दे सकता है, AB को देता है। जिसका है ना, अब जैसे A है वो AB को भी ब्लड दे देता है और A को भी दे सकता है, B और B है B को भी दे सकता है और AB को दे सकता है, और O है ABO इन सबको दे सकता है। लेकिन ब्लड जो लेगा ना वो केवल O से ही ले सकता है। रिसीवर यूनिवर्सल डोनर हो सकता है लेकिन रिसीवर केवल आपका O ही उसको देगा, क्योंकि उसमें कौन सी एंटीबॉडीज है ही नहीं, एंटीजेंस नहीं है उसमें, एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। एंड देन O जो है ना, O सबको दे सकता है, O के अंदर इक्वालिटी होती है। तो इसके बाद अब हार्ट का आने वाला है। एक ये पढ़ लेते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिट्स फॉइटल्स। इसमें क्या होता है, माँ की और बच्चे की डिफरेंट एंटीबॉडीज होती है ना, तो उसके कारण क्या होता है, जब डिफरेंट होगा तो सेम चार्जेस होते हैं, तो पहले करते अपोजिट तो अटैच होते हैं, तो क्या क्लूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, दोनों की मिलने आप डिफरेंट एंटीबॉडीज होती है। तो इससे क्या होता है, पहला जो बच्चा होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में डैथ होती है पक्की, तो उसके लिए आपके एक स्पेशल इंजेक्शन वगैरह लगता है, उससे बच्चा सेव हो सकता है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मदर्स और फीटस जो बच्चा होने वाला है उसके अंदर डिफरेंट एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडी डिफरेंट होने के कारण जैसे हो क्या रहा है, AB, तो बच्चा जब हुआ, मान लीजिए माँ का A था, मदर है फादर है, तो बच्चे में तो A भी होना चाहिए था, या फिर B हो सकता है या A हो सकता था, है ना, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तब हो ये रहा है कि माँ का जो है ना, माँ का तो A है, बच्चे में मान लीजिए गलती से B वाला ही आ गया ब्लड ग्रुप, पेरेंट फादर का आ गया, ओ ये मदर या फादर इसमें जरूरी है वरना मेल फीमेल हो जाएगा, तो ये मेल ये मदर, अरे यार पैन क्या सही नहीं चल रहा। तो अब A और B अगर इसमें है तो एंड वो कहाँ चल रहा है, AB है तो इसमें होगा क्या, बच्चे की तो B एंटीबॉडी हो गई और मदर की A हो गई, तो अपोजिट हो गई, तो अब इससे क्या होगा, प्रॉब्लम होती है। वही वाली बात हो जाए, कंडीशन पता है क्या, कि एक पर्सन में अगर उसका A है ब्लड ग्रुप और आप B वाला उसमें वो डाल रहे हो, ब्लड डाल रहे हो, तो गलत है ना, तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो एंटीजन जिसमें जो है उसी वाला ब्लड ग्रुप वो डाल सकता है बंदा। जैसे AB में एंटीजन A है डाल सकते हो आप, AB में एंटीजन B है तो B वाले में डाल सकते हो। अब इससे अगर बट यहाँ अगर अलग अलग डाल दोगे आप, अलग अलग एंटीबॉडीज बन जाएगी, तो क्या होगा, लास्टली डेथ ही होती है। लेकिन फर्स्ट वाला जो बच्चा है ना वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन सेकंड वाले बच्चे की डेथ होना पक्की है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अभी आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।